चैप्टर नंबर 16, पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। अब यहाँ पर पानी की बूंद के बारे में बताया गया है कि लेखक जो हैं वो जब आगे बढ़े तो झाड़ी बेर जो होते हैं हमारे, बेर की झाड़ी पर से एक मोती की तरह दिखने वाली एक पानी की बूंद जो थी वो लेखक के हाथ पर आ गिरी। और लेखक जो था इसको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। लेखक ने उस बूंद को कलाई से सरक कर हथेली पर आते हुए देखा, यानी कि वो जो बूंद थी पानी की उनकी कलाई से सरक कर उनके हाथ पर आ गई। जैसे ही लेखक की नज़र उस पर पड़ी तो वो ठहर गई। बूंद जो थी वो चलना बंद कर दिया उसने, वो ठहर गई, स्थिर हो गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में जो लेखक थे उनको सितार के तार, सितार आप जानते हैं ना, एक वादक यंत्र होता है जिसको बजाया जाता है, तो सितार के तार, उसके जो वायर्स होते हैं जिसको छेड़ने से उसकी आवाज़ उत्पन्न होती है, तो उस तरह की इनको झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। तो लेखक देखते हैं कि जो ये आवाज़ आ रही है सितार बजाने की, उसकी तारों की झनकार जो सुनाई दे रही थी, लेखक को लगा कि कोई इसको बजा रहा होगा। लेकिन जब चारों ओर देखा गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो किसी के भी ना होने के कारण लेखक को ये लगा कि जब कोई है ही नहीं तो यहाँ पर कौन बजाएगा। तो ऐसे में उनको ऐसा फील हुआ कि ये स्वर, ये जो आवाज़ थी, ये उनकी हथेली यानी कि उनके हाथ में से आ रही थी। जब लेखक ने उस तरफ देखा तो उनको पता लगा कि जो बूंद थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है और वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो हिल हिल कर आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं और इसी से वो आवाज़ आ रही है। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था और उसी आवाज़ में लेखक को सुनाई दिया जैसे कहा गया हो, सुनो सुनो। ये सुनने के बाद भी लेखक जो थे वो चुप थे। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। फिर से एक बार और आवाज़ सुनाई दी जिसको लेखक ने सुना और इसमें उनको सुनाई दिया जैसे कोई कह रहा हो कि सुनो सुनो। लेखक ने इसको सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। लेखक जो थे बार बार ये सुनकर, सुनो सुनो की बात सुनकर उनसे रहा नहीं गया और उनके मुँह से भी निकल पड़ा, लेखक के मुँह से निकल पड़ा, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? तो लेखक से जब बूंद बात कर रही थी तो लेखक ने कहा कि बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? तो ये सुनकर जो बूंद थी वो बहुत ही प्रसन्न हो गई। बूंद को बहुत अच्छा लगा लेखक से बात कर कर। तो बूंद बोलने लगी कि मैं ओस हूँ। लेखक ने कहा मन ही मन कि मैं तो जानता हूँ कि तुम ओस हो। तो फिर ओस जो वो बूंद थी वो बोलने लगती है कि मुझे पानी भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है और मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक मन ही मन सोचने लगे, झूठी, तुम कहाँ पेड़ से आई हो? तुम तो पेड़ से उत्पन्न थोड़ी होती हो। तो ऐसा थोड़ी है कि बेर के पेड़ में फव्वारा निकल रहा था जिससे तुम उत्पन्न हुई हो। ये कहते हुए, सोचते हुए लेखक उसको झूठी कहने लगा। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। बूंद कहने लगी हिलते हुए। बूंद को थोड़ा दुख हुआ, अविश्वास, जो लेखक ने उसके अंदर जो दिलचस्पी नहीं दिखाई, यानी कि जो भी वो बूंद कह रही थी उसको लेखक ने एक तरह से झुठला दिया। तो ऐसे में वो बूंद को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं इस भूमि पर इधर उधर भटक रही थी कई दिनों से और तभी लोग, जहाँ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, कण हैं जो भी,
ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको टटोल रही थी, इनके दिल को टटोल रही थी। और फिर मैं एक दिन पकड़ी गई। लेखक ने पूछा, कैसे तुम पकड़ी गई? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब बूंद जो है वो अपनी कहानी बयान करते हुए कहती है कि जड़ें, अब आपको पता है पेड़ जो रहता है उसकी जड़ें होती हैं, और पेड़ की जड़ों का ही काम होता है वाटर, जो पानी है उसको प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पर पेड़ की जो जड़ों को बताया गया, देखिए पेड़ की जड़ों को इस तरीके से दर्शाया गया है कि जो रोए होते हैं उसके पेड़ के अंदर, जो ज़मीन के नीचे जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, उसको जड़ कहा जाता है। और जड़ जो होती है वो पेड़ के लिए पानी देने का, खाना देने का काम करती है। और लेखक को ये बताते हुए बूंद कहती है कि ये पेड़ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पेड़ इतना बड़ा ऊपर ही नहीं है, ये पेड़ अंदर भी बहुत ही बड़ा है, यानी कि इसकी जड़ें भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। और इसकी जड़ें जो हैं मुझ जैसी हजारों, असंख्य, यानी कि जिसको हम गिन ना सकें, असंख्य जल कणों को ये पकड़ लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, और कुछ को तो ये बिल्कुल ही खा जाते हैं। यानी पेड़ जो है वो पानी को कंज्यूम कर लेता है, वाटर को कंज्यूम कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। और अधिकांश, ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा जो बूंदें होती हैं, पानी के कण जो होते हैं, उसको ये उसका सब कुछ छीन कर फिर बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। ये कहते हुए जो बूंद थी वो बहुत ही गुस्से में आ गई, और उस पेड़ के प्रति उसकी घृणा यानी कि नफ़रत जो थी वो झलकने लगी, और उसका शरीर कांपने लगा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। बूंद कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये पेड़ जो है इतना बड़ा ऐसे ही हो गया, चलते फिरते बड़ा हो गया? नहीं, इसको बड़ा करने में मेरे असंख्य बंधुओं मतलब मेरे जैसी हजारों लाखों बूंदों ने, यानी कि पानी के कणों ने इसके लिए अपने जान कुर्बान की है, प्राण नाश किए हैं, मतलब अपने जान की कुर्बानी दी है। लेखक बड़े ही ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफ़ी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। अब वो बूंद बताती है कि मैं भूमि के खनिजों में, खनिज का मतलब होता है ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स, तो मैं भूमि के खनिजों के साथ घूम रही थी, घुल मिलकर आनंद कर रही थी, यानी कि एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी एक रोए मतलब पेड़ का एक रोआ, यानी कि उसकी जड़ का कोई पार्ट बोल सकते हैं, उससे मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी और दूर भागने लगी, लेकिन ये जड़ें जो होती हैं ये एक बार पकड़ लेते हैं तो ये छोड़ना नहीं जानते, ये किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। और इस प्रकार उस रोए ने मुझे अपने आप में खींच लिया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। लेखक ने पूछा, फिर क्या हुआ? काफ़ी उत्सुक हो गए थे लेखक यहाँ पर उसकी ये बात सुनते हुए। फिर वो आगे बोलती है, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। अब वो बूंद कहती है कि फिर मैं कोठरी में बंद कर दी गई, यानी कि उसको एक जगह पर कैद कर दिया गया, जहाँ पर ऐसा लगा कि कोई थोड़ी देर बाद उसको कोई पीछे से धक्का दे रहा है और कोई उसका हाथ पकड़कर आगे खींचता हुआ आगे की ओर बढ़ने के लिए उसको मजबूर करता जा रहा है। उसको ऐसा प्रतीत होने लगा बूंद को, मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। अब वो बूंद कहती है कि वहाँ पर मेरा एक भाई भी लाया गया और उसके लिए जगह बनाने के लिए मुझे आगे जाना पड़ा, और आगे एक और बूंद थी जो मुझे पकड़कर खींच रही थी।
आगे वाली बूंद मुझे खींच रही थी और पीछे से मुझे धक्का लग रहा था। इस कारण से मैं उसके बीच में पिस चली थी। पिस चली मतलब पिस रही थी, यानी कि ग्राइंड हो रही थी, दोनों तरफ से धक्का लग रहा था उसको। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ाने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। आगे बूंद कहती है कि मैं लगभग 3 दिन तक इसी प्रकार से इसी सिचुएशन में रही और फिर पत्तों के जो नन्हे नन्हे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटास कहते हैं, इंग्लिश में साइंस में आपने पढ़ा होगा, स्टोमेटा कहा जाता है, पोर्स जैसे बोलते हैं वो। तो पोर्स जो थी उसके अंदर से मैं किसी तरीके से, जहाँ पर ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो पानी जो है पत्तों का वो निकलता है, आपने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा कि सूर्य का प्रकाश जब पत्तों पर पड़ता है तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा काफ़ी सारा पानी इवेपोरेट होकर बाहर आता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है बूंद के द्वारा कि मुझे किसी तरीके से जैसे तैसे जान बचाकर मैं वहाँ से भागी। बूंद सोच रही थी कि मैं बाहर निकलते ही उड़ जाऊंगी। उड़ने का मतलब मैं इवेपोरेट हो जाऊंगी, यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण मुझे उड़ा लिया जाएगा वाष्प बनाकर, यानी कि वेपर बनाकर। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा सूरज जा चुका था, रात होने वाली थी। और रात को तो आपको पता है क्या होता है, ओस गिरती है। ओस गिरती है मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है या वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो सब कंडेंस होकर ज़मीन पर आ जाते हैं। इसीलिए आप जब सुबह सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि चारों तरफ पानी ही पानी पेड़ पौधों पर, यानी कि बूंदों के रूप में चमक रहा होता है मोती के समान। हर एक चीज़ जो है वो गीली गीली प्रतीत होती है। ये बिकॉज ऑफ ये जो ड्यू मॉइस्चर जो रहता है, जो रात को ये ओस गिरती है उसकी वजह से होता है। तो ओस गिरती है दिन के समय, वही सूरज की रोशनी में गर्म होकर वाष्प यानी कि वेपर बनकर हवा में उड़ जाता है। तो यहाँ पर बूंद ने देखा कि सूरज जा चुका है, इसलिए इसे वहीं पर रहना पड़ा। तो ये समझ गई कि मेरे लिए ये वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। तो ये कहती है बूंद कि मैं फिर अपने भाग्य पर भरोसा रखते हुए मैंने वहीं पर सिकुड़ कर पत्तों पर ही मैं पूरी रात बैठी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। बूंद कहती है कि मुझे जब तुम्हें देखा मैंने तो मेरी जान में जान आई और तुम्हें देखते ही अपनी रक्षा के लिए मुझे लगा कि तुम्हारी हथेली पर, तुम्हारे ऊपर मैं कूद जाऊं तो मैं काफ़ी सिक्योर महसूस करूंगी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अब बूंद जो है उसकी पूरी कहानी सुनकर व्यक्ति जो था, लेखक जो था, वो काफ़ी भावपूर्ण यानी कि काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तुम्हें कोई भी पत्ता छू नहीं पाएगा, यानी कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस पर बूंद कहती है, भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे तब तक के लिए रक्षा चाहती हूँ जब तक सूर्य नहीं निकलता है। जैसे ही सूर्य निकलेगा उसकी रोशनी से मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मैं चली जाऊँगी। तब तक तुम्हारा हाथ न दुखे, इसलिए मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी जिससे तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा ध्यान जो है भटकेगा नहीं, तुम्हारा हाथ जो है वो दुखेगा नहीं, एक तरफ तुम्हारा माइंड डाइवर्ट रहेगा। लेखक भी काफ़ी इंटरेस्टेड था उसकी बातें सुनकर। तो लेखक ने कहा, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन, यहाँ पर हद्रजन जो कि हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया गया वर्ड, यानी कि बूंद कह रही है कि मेरे पुरखे हद्रजन और औषजन, औषजन जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, आगे पाठ में हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम से ही पुकारेंगे। तो बूंद कहती है कि मेरे पुरखे, क्योंकि आप जानते हो वाटर जो रहता है, पानी जो रहता है, उसका फार्मूला रहता है H2O। H2O मीन्स
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जब होता है, जब उनको मिलाया जाता है तो दे फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो H मतलब हाइड्रोजन होता है, तो आपको ये फार्मूला ध्यान ही होगा, आपने पढ़ाई होगा साइंस में। H मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी कि O, H2O जो है ये वाटर का फार्मूला है। तो ये दोनों बनते कैसे हैं? दे आर द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसीलिए बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे कहा है। पुरखे का मतलब होता है अपने पूर्वज, तो इन दोनों के द्वारा ही वो बनी है। तो गैसेस जो है ये दोनों, उसके बारे में वो बूंद बताती है कि ये दोनों मेरे पुरखे हैं और ये दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ये दोनों जो गैसेस हैं ये सूर्यमंडल के अंदर यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर विद्यमान मतलब स्थित थी ये वहाँ पर। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। तो उस समय सारे ग्रह जो थे वो अपने अपने मार्ग पर यानी कि अपने अपने ऑर्बिट में, निश्चित मार्ग मतलब ऑर्बिट के अंदर वो चक्कर काट रहे थे। और ये वो समय था जब हमारे ब्रह्मांड यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर उथल पुथल यानी कि काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा था। बहुत सारे ग्रह बन रहे थे, उपग्रह, उनके सैटेलाइट्स भी बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं, उनके वंशज उनकी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेज़ी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था या थी। तो लेखक पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पुरखे अब नहीं हैं इस सूर्यमंडल के अंदर? तो बोलती है बूंद, नहीं हैं वो, उनके वंशज तो अभी भी हैं। एक बार की बात थी जब हम सूर्य के अंदर हमारे ये जो पुरखे थे यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो थे, उस समय हुआ क्या कि एक बहुत ही बड़ा पिंड यानी कि बहुत बड़ा मीटोराइट बोल सकते हैं, एस्ट्रॉइड बोल सकते हैं, वो बहुत ही तेज़ी से सूर्य की ओर आता दिखाई देने लगा। वो जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आने लगा उसका साइज़ बढ़ता जाता और उसको देखने से आँखें जो थी वो चौंधियाने लगती थी, यानी कि उसको देख नहीं पाते थे हम, इतना फास्ट होता। सूरज को देखते हैं तो कैसे आँखें जलने लगती हैं, मतलब खींचने लगती हैं, वैसा होने लगता था। और जैसे जैसे वो पास आता उसका आकार बढ़ने लगता। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो सूर्य से तो लाखों गुना बड़ा था। उसके अंदर आकर्षण शक्ति यानी कि अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उससे हमारा सूर्य जो था वो कांपने लगा। ऐसा लगा कि ये जो एस्ट्रॉइड या जो भी ये आ रहा है इससे टकराकर हमारा सूरज जो है वो तो चूर्ण बन जाएगा। चूर्ण बनने का मतलब उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो तो एक पाउडर में बदल जाएगा। लेकिन गनीमत ये रही कि वो जो एस्ट्रॉइड था वो कई मील दूर से ही सूरज के पास से निकला, यानी कि सूरज को टच नहीं हुआ, सूरज से टकराया नहीं। लेकिन उसके पास से गुजरने के कारण हमारा जो सूरज था उसका काफ़ी भाग टूटकर उसके पीछे चला गया और उसके खिंचाव के कारण, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो जो हिस्सा था वो कई टुकड़ों में टूट गया और उनमें से ही एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी के रूप में खड़ा हुआ। और ये पृथ्वी जो थी ये शुरू में आग के गोले के रूप में दिखाई देती थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? ओहो, ऐसी बात है। लेखक कहते हैं लेकिन उन लपटों में से तुम्हारा जन्म कैसे हो, यानी पानी कैसे बना? क्योंकि आग और पानी का तो कोई मेल ही नहीं है। मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ।
अब बूंद कहती है कि मुझे इसके बारे में तो कुछ खास याद नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि हमारा ग्रह जो था वो धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। और अरबों वर्ष पहले की बात की जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसके साथ जब क्रिया हुई, जब रिएक्शन हुई, क्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो मैं पैदा हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न कर दिया। अब वो कहती है बूंद कि उन्होंने अपना, यानी कि उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो थी इसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये दोनों एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया जो इन्होंने बनाया यहाँ पर वो है ऑक्सीजन। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज्वलनशील गैस है वैसे देखनी जाए, और वैसे ही जो ऑक्सीजन रहती है वो जलने में मदद करने वाली गैस है, यानी कि ये दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन पानी जो है वो आग को बुझाने का काम करता है। तो इस तरीके से जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो पूरे तरीके से खो गई और एक नया एलिमेंट तैयार हुआ जिसको हम वाटर कहते हैं। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ़ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था और वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से ही कोई 70वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। अब वो बताती है बूंद कि उस समय हम लोग, पहले तो धरती जब आग का गोला थी तो हम लोग सिर्फ भाप के रूप में पृथ्वी के आजू बाजू उड़ते हुए दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर जो था, जो ठंडा था, सॉरी, वो बर्फ़ के रूप में, यानी कि ग्लेशियर्स के रूप में, वो बर्फ़ के रूप में देखने को मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे ये टेम्परेचर जब डाउन हुआ इस पृथ्वी का, आग के गोले के समय ये वाष्प यानी कि वेपर बनकर उड़ रहे थे, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा ठंडा हुआ, क्योंकि उसके बाद आइस एज आया था, तो आइस एज के समय पृथ्वी जो थी वो एक बर्फ़ से ढक गई चारों तरफ से, जिसमें ये जो सारा पानी जो था ये बर्फ़ के रूप में जमा हुआ दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे बर्फ़ के तूफ़ान यहाँ पर, यानी कि क्या कहते हैं हम, स्नो स्टॉर्म्स आने लगे, जिसमें हमारे कई साथी जो थे वो ऊंचा उड़ने के लिए भी कमर कसने लगे, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का, कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। लेखक बोलते हैं कि जब तुम आइस एज में थी तो वो तो समय बहुत ही अच्छा रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। तो वो बताती है कि हाँ, बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन ये कितना समय पहले की बात है, ये बस कई लाख वर्षों तक ही ऐसा रहा था। तो लेखक चौंक जाता है कि कई लाख, क्योंकि मनुष्य के जीवन में लाख वर्ष तो कभी देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में वो बोलती है कि हमारे जीवन के अंदर 100 या 200 साल तो ऐसे हैं जैसे दाल में नमक, अगर आप दाल में नमक डालते हैं, कितना सी नमक डालते हैं, तो उसी प्रकार 100-200 साल तो इतने के रहते हैं बूंद के जीवन में। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे दीर्घजीवी, यानी कि ऐसे बहुत ही लंबी आयु जीने वाले व्यक्ति से बात करके मुझे बहुत ही वार्तालाप, मतलब होता है बात करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपने जीवन को धन्य समझा और ओस के प्रति जो इनकी श्रद्धा थी वो और बढ़ गई, यानी कि उसके प्रति इनका जो नज़रिया था और अच्छा हो गया। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर में पर हम फिसल रहे हैं। अब वो बूंद बताने लगी कि कुछ समय के बाद हमें ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे हम सरक रहे हैं। तब हमें ऐसा पता लगा
कि हमारे वजन के कारण जो हमारे नीचे वाले भाई हैं वो उसके दबाव के कारण वो पानी में बदल रहे हैं, तरल मतलब का लिक्विफाइड, लिक्विड फॉर्म में वो बदल रहे हैं, और उनके लिक्विड बनने के कारण ऊपर की जो परत थी वो फिसलती हुई जा रही है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी, और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। फिर वो बूंद बताती है कि मैं कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर बर्फ़ बनकर घूमती रही। फिर एक गर्म यानी कि वार्म करंट बोल सकते हैं, वार्म करंट से मेरी भेंट हुई। भेंट मतलब होता है मीटिंग हुई, मेरी मुलाकात हुई, और उस गर्म धारा से मिलते ही मैंने उस गर्म धारा को ठंडक पहुंचाने के लिए उसकी सारी गर्मी को सोख लिया, और इससे मैं पिघल गई और मैं समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है, और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। अब वो बोल रही है कि इनके पिघलने के बाद जब इस समुद्र में मिल गई तो इस पूरे जो इनके साथ जो भी हुआ उसको ये बयान नहीं कर पा रही, इतना ज़्यादा कुछ इनके साथ, इतने ज़्यादा चेंजेस आए। और जब इन्होंने देखा कि समुद्र, वैसे तो समुद्र को देखे तो हमें ऐसा लगता है समुद्र में सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन ये कहती हैं कि समुद्र में सिर्फ मेरे बंधु बांधव यानी कि मेरे मित्र यानी कि वाटर के अलावा भी बहुत कुछ है, और उसके अंदर जो चहल पहल है समुद्र के अंदर वो सिर्फ हमारे कारण यानी पानी के कारण ही समुद्र के अंदर चहल पहल नहीं है, बल्कि इसके लिए दूसरे जीव भी जिम्मेदार हैं। पहले तो इनको नमक जो था, पानी कैसा होता है समुद्र का, खारा नमक वाला, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनको बड़ा दिक्कत होती थी वहाँ रहने में, पानी को यानी कि बूंद बता रही है कि रहने में दिक्कत होती थी, पर धीरे धीरे ये बूंद जो थी वो सब कुछ सहन करने लगी। सो चैप्टर नंबर 16 पानी की कहानी, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो हम फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट से, जो कि है एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। तो हमने कल देखा था कि कैसे पानी की जो बूंद थी वो उस व्यक्ति के हाथ पर जब गिरी तो उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, और फिर उसने बताया कि मैं कैसे पानी में गिरी। आज हम उसी समुद्र में जो बूंद थी उसके जीवन का जो आगे का पार्ट था वो देखेंगे। तो बूंद कहती है कि एक दिन मेरे दिल में आया कि समुद्र के ऊपर तो मैंने बहुत घूम लिया है, क्यों ना इसके भीतर अंदर जाकर देखूं कि क्या है, और इस काम के लिए मैंने अंदर जाना शुरू कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मण भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। अब जो बूंद है वो समुद्र के अंदर गहराई में जाते हुए जो उसने देखा वो सब चीज़ें हमारे सामने बयान करती हैं, और वो कहती है कि जैसे ही मैं नीचे गई तो मुझे बड़े तरह के विचित्र का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग तरह के मुझे जीव दिखाई दिए। वहाँ पर मुझे धीरे धीरे रेंगने वाले जीव जैसे कि घोंगे, जालीदार मछलियाँ, और कई मन भारी, मन मतलब 40 किलो को मन बोला जाता है, यानी कि कई मन कहा जाता है 40 किलो को। तो बहुत भारी कछुए और कई हाथों वाली मछलियाँ भी देखने को मिली। एक मछली तो वो बताती है बूंद की मुझे ऐसी दिखी जो मनुष्य से भी कई गुना लंबी थी, और उसके हाथ कितने बताए गए हैं यहाँ पर, 8 हाथ बताए गए हैं उस मछली के। और उन 8 हाथों से जब वो अपने शिकार को जकड़ लेती
तो बचने की कोई गुंजाइश न रहती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर हो गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई देता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। तो बूंद आगे बताती है कि जब ये और गहराई में जाती गई तो किनारों से दूर होती गई और अंदर जाते जाते जो अंधेरा था वो बढ़ता गया। कुछ भीतर तक तो सूर्य का प्रकाश जा रहा था, लेकिन जब और गहराई बढ़ती गई तो सूर्य का प्रकाश काफ़ी कम होता गया, जिससे नेत्रों पर, यानी कि आँख, नेत्र मतलब होता है आँख, तो नेत्र पर जोर देने की वजह से इनकी आँखें, नेत्र जो थे वो दुखने लगे। और ये सोच रही थी कि इतनी गहराई में जीव जो हैं वो कैसे देखते होंगे। तभी इनके सामने एक बहुत ही सुंदर बड़ी मछली आई जो कि लालटेन के समान उसको बताया गया है, जो अपनी शरीर में से एक तरह की चमक निकालती थी और इस चमक के कारण उसको दिखाई पड़ता था। और इस चमक को, इस प्रकाश को, इस रोशनी को देखकर छोटी छोटी कई अनजान मछलियाँ, यानी कि जिनको पता नहीं था कि ये मछली है, वो मछलियाँ उसके करीब आ जाती थी। और जब उस मछली को भूख लगती तो इन्हीं मछलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट होता देखकर वो इन्हीं का भोजन कर लेती थी, यानी इनको खा जाती थी और अपना पेट भर लेती थी। विचित्र है, यानी कि बहुत ही सरप्राइजिंग है ये सब चीज़ें। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। अब जो बूंद है वो बताती है कि जब मैं और नीचे पहुंची तो नीचे मैंने क्या पाया, जंगल, यानी कि समुद्र की गहराई में भी एक प्रकार का जंगल है। वहाँ पर छोटे ठिंगने का मतलब छोटे छोटे बोने बोल सकते हैं जिसको हम, कम हाइट वाले ड्वार्फ, तो ऐसे, और मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत का मतलब होता है बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो वहाँ पर उपलब्ध थे, वहाँ पर थे। और वहाँ पर पहाड़ियाँ भी थी। समुद्र के अंदर आपको पता है ना, पहाड़ियाँ भी बनी होती हैं एक तरह से, और घाटियाँ भी थी, गहरी घाटियाँ भी उसमें दिखाई देती थी। और इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग प्रकार के जीव वहाँ पर रहते थे जो कि निपट अंधे, निपट मतलब यहाँ पर बिल्कुल अंधे, जो कि बिल्कुल अंधे और महा आलसी थे, जो कि बहुत ज़्यादा आलसी थे क्योंकि वो अपनी जगहों से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते थे। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। अब वो बूंद बताती है कि मुझे ये करने में कितने साल लग गए, कई वर्ष लग गए, बहुत साल लग गए। और मुझे ऐसा लगा कि मैं ऊपर लौट चलूँ, वापस जाऊँ, लेकिन ऐसा करने की जब मैंने कोशिश की तो मुझे ये असंभव सा लगा, ये इम्पॉसिबल लगा, क्योंकि मेरे ऊपर लगभग 3 मील, 3 माइल्स, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो ऐसे देखने जाएँ तो 1.6 इंटू 3 किया जाए, 16 थी 48, लगभग 5 किलोमीटर मोटी परत थी पानी की। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। तो बूंद कहती है कि मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा का मतलब होता है कोशिश करना, तो कोशिश करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। तो
आगे वो बताती है कि मैंने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं ज़मीन में धंसती चली गई। ज़मीन में घुसकर जान बचाने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाई। और वो बोलती हैं कि करोड़ों जलकण जो हैं मेरी तरह इसी प्रकार अपनी जान बचाते हैं और समुद्र के जल नीचे धंसता जाता है और समुद्र के जल के नीचे वो दबते रहते हैं। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर तक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। आगे बूंद बताती है कि मैं और मेरे दूसरे भाई जो थे, हम सब एक चट्टान में घुस गए और कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर, यानी कि उस मोटी चट्टान के अंदर घुसने के बाद ये पृथ्वी के खोखले स्थान की तरफ जा पहुँचे। जो पृथ्वी का जो खोखला स्थान, जो खोखली जगह थी, दूसरी ओपनिंग थी, उस तरफ ये जा निकले और एक स्थान पर ये सब इकट्ठा हो गए। अब सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो कुछ लोगों का मानना था सम्मति का मतलब होता है कुछ लोग इस बात से सहमत थे कि हम वहीं पड़े रहें, और कुछ लोग उत्साही थे, उत्साही युवा, यानी कि बहुत ही एंथुजियास्टिक यंगस्टर्स थे जैसे कि बूंद है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम खोज करेंगे, हम पृथ्वी के भीतर हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि इसके भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। अब बूंद बता रही कि जब हम आगे बढ़े खोज करने के लिए कि यहाँ पर क्या है, हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम न था। ठोस मतलब होता है सॉलिड, तो सॉलिड वस्तु वहाँ पर थी ही नहीं। वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी, हिल्स जो थे, यानी कि रॉक्स जो थे, वो लाल पीली पड़ी थी। बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी लाल पीले रंग की थी और सब जो थी ठोस नहीं थे, लिक्विड फॉर्म में थे। और यहाँ पर नाना प्रकार की धातुएं, नाना मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ धातुएं, मतलब होता है मेटल्स। वहाँ पर कई प्रकार के जो मेटल्स थे वो इधर उधर बहने को उतावले हो रहे थे। यानी कि वहाँ पर सिचुएशन कैसी थी, लावा की वजह से सारा जो सिस्टम था, अंदर गर्मी होती है अर्थ के अंदर, हमें पता है बहुत, तो वहाँ पर सब कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है और लावा जो होता है पानी की तरह बह रहा होता है। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे आगे बढ़े जा रहे थे। बूंद बता रही है कि वहाँ पर एक दुर्घटना होते होते बची, क्योंकि बूंद जो थी वो इस स्थान को देखकर इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गई थी और बाकी इसके जो साथी थे वो इतने प्रसन्न हो गए कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे आगे बढ़ने लगे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, और ऐसा करते हुए एक ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ तापक्रम का मतलब होता है टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। यह हमारे लिए असह्य था, यानी कि ये जो टेम्परेचर था हमारे लिए असह्य का मतलब जो सहन करने योग्य ना हो, असहनीय था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। हमारे अगुआ का मतलब होता है लीडर्स, जो आगे आगे जाकर अगुवाई करते हैं, जो सबसे आगे आगे चलते हैं ना, उनको अगुआ कहा जाता है। अगुआ जो थे इनके, वो आगे थे सबसे, इसलिए सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था सबसे पहले वहाँ वो पहुँचे। इससे वो कांपने लगे और उनका शरीर जो था देखते देखते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। अब ये देखकर बूंद कहती है कि मुझे काफ़ी डर लगने लगा और मैंने अपने साथियों को साथ लिया और मैं दूसरी तरफ भाग निकली। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े ज़ोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। अब बूंद बताती है कि हम फिर एक ऐसी जगह पर पहुँचे पृथ्वी के गर्भ में, यानी कि पृथ्वी के अंदर हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो रह रहकर हिल रही थी, यानी कि जो
मूवमेंट कर रही थी, एक तरह से काँप रही थी हम कह सकते हैं। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट के बाद बूंद जो थी और इसके जो साथी थे वो इस जगह से बाहर फेंक दिए गए धरती से। ये बहुत ऊंची आकाश में उड़ते हुए, यानी कि धरती से कैसे प्रेशर से जब पानी निकलता है तो ऊंचाई पर जाता है, उसी प्रकार ये बाहर फव्वारे के रूप में बाहर गिरे। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। इस दुर्घटना के बाद ये चौंक गए। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। आगे बूंद बताती है कि जब हम बाहर निकले तो हमें पता लगा कि पृथ्वी जो है वो फट चुकी है, यानी कि पृथ्वी फट गई है और इसमें से धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं यानी कि मोल्टन मेटल्स जो हैं वो बाहर निकले। और ये दृश्य जो था बहुत ही सुंदर था, मुझे ये देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। तभी वो लेखक जो थे, मनुष्य जो था जिसके हाथ पे वो थी बूंद, उसने कहा कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, वोल्केनो की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। तो बूंद ने कहा हाँ हाँ, मनुष्य लोग उसको ज्वालामुखी ही कहते हैं। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। अब वो ज्वालामुखी का जिक्र करते हुए कहती है कि हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो, लेकिन जब हम ऊपर आए वहाँ से बाहर तो एक बड़ा भाप का दल, भाप मतलब होता है आपको पता है वेपर, तो वेपर के रूप में जो वाटर था, वाटर वेपर यानी कि वो बाहर हमारा वेट कर रहा था एक तरह से देखो तो। और हम सब गरज कर आपस में मिले। गरज कर मतलब बहुत ही खुशी से, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से आपस में मिले। और इसमें बूंद कहती है कि मेरी एक पुरानी सहेली आंधी भी थी, आंधी भी मुझे वहाँ मिली और आंधी ने हमें पीठ पर उठाया और इधर उधर कभी उधर घुमाने लगी। ये बहुत ही आनंद भरा दिन था और ये आकाश में स्वच्छंद किलोलें यानी कि आकाश के अंदर अजीबोगरीब हरकतें करते हुए घूमने लगे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। अब यहाँ पर बहुत सारे भाप जल कण थे, तो भाप के जल कण यानी कि मॉइस्चर यानी वाटर वेपर जो रहता है, वाटर वेपर से जब ये बूंद मिली तो मिलकर बहुत भारी हो गया एटमॉस्फेयर के अंदर, जो इनका वजन था बढ़ गया, जिस कारण से ये नीचे आ गिरे बूंद बनकर। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर एक और को बह चली। बूंद कहती है कि मैं पहाड़ पर गिरी और पहाड़ पर गिरने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ मैली कुचैली यानी कि बहुत ही गंदी मटमैली होकर मिट्टी में एक और बहने लगी। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। जब पहाड़ों पर बारिश की बूंद गिरती होगी तो कैसे वो ऊपर से नीचे आती होगी, तो वैसी बूंद ने कहा कि जब मैं ऊपर गिरी तो वहाँ सर बड़ा ही आनंद आया मुझे, जब एक पत्थर से दूसरे पर कूदते हुए किलकारियाँ यानी कि चिल्लाते हुए एंजॉय करते हुए जब मैं नीचे आई तो ये आनंद जो था इसको मैं भूल नहीं सकती। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। ये बता रही है कि ऊंचा शिखर मतलब ऊंची चोटी से एक हाईएस्ट माउंटेन यू कैन से हाई माउंटेन से कूदे और नीचे एक हिल पर आ गिरे, चट्टान एक रॉक पे आ गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। अब ये बूंदे ऊपर से, ये पानी जो था इतनी तेज़ी से इतने ज़ोर से गिरा कि पत्थर जिस पर वो गिरे थे वो टूटकर खंड खंड हो गया। टूटकर खंड खंड मतलब वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। तो बूंद कहती है कि जो तुम्हें रेत जो इतनी मिलती है ना, ये रेत जो है ये पत्थरों से बनती है और पत्थरों को चबा चबा कर
पानी बूंद जो है वही हमें ये रेत देते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। बूंद कहती है कि जब हम बहुत ही मज़े में होते हैं, एंजॉयमेंट की परिस्थिति में होते हैं, तो उस समय हमारा प्रहार मतलब होता है हमारा अटैक, हमारा वार कोई भी सहन नहीं कर सकता है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। ये बूंद बताती है कि हम सब उन्मत्त होकर, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होकर, उत्साहित होकर इधर उधर बिखर गए, लेकिन मेरी इच्छा जो थी वो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं समतल भूमि पर जाऊं। समतल मतलब फ्लैट, एकदम प्लेन, एकदम समान भूमि पे मैं जाऊं। इसीलिए वो एक छोटी धारा, एक छोटी सी नदी में वो बूंद जा मिली, क्योंकि उसको नीचे जाना था समतल भूमि की तरफ। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। सरिता यानी कि नदी के साथ जब ये मिल गई तो वो दिन भी बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। कभी कभी ये भूमि को काटते मतलब जब नदी बहती है तो अपने साथ रेत को, मिट्टी को, ज़मीन को बहा कर ले जाती है, तो वैसे ये मिट्टी को काटते कभी कभी को, और कभी कभी पेड़ों को खोखला करके उनको गिरा देते थे। ये काम बताया गया है बूंद का नदी के साथ मिलने के बाद। और बहते बहते एक दिन ये बूंद बताती है कि हम एक नगर के पास पहुँचे। नगर मतलब होता है एक शहर, एक सिटी। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी ये अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जब ये उस जगह पर पहुँचे, उस नगर के पास, तभी किनारे पर एक ऊंची मीनार का मतलब एक ऊंचा पिलर देखा। पिलर का यहाँ पर मतलब किसका है? जो फैक्ट्रियों से जो चिमनीज़ होती हैं, जहाँ से धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से, वो चिमनीज़ की बात की गई है। ऊंची सी जो चिमनी होती है वो इनको दिखाई दी, जिसमें से काली काली हवा निकल रही थी। हवा काले रंग की निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने आगे बढ़ी, और जो बूंद थी वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ी, और यही इसका दुर्भाग्य बन गया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। जैसे ही ये उस दृश्य को देखने के लिए आगे पहुंची, तो इसको और इसके साथियों को एक मोटा सा नल था, उसके द्वारा उनको खींच लिया गया। मतलब एक बड़ा सा एक टैप था, उस टैप के द्वारा इस बूंद को खींच लिया गया। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। अब वो जो बूंद है वो नल मतलब जगह जगह घूमती रही, नलों के अंदर, पाइप्स के अंदर, और हमेशा उसके मन में यही चेष्टा होती थी कि वो यहाँ से भाग निकले, चली जाए। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन भाग्य बूंद के साथ था, और एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। फिर वो बताती है कि मैं वहाँ से छूटने की कामना में इधर उधर भटक रही थी कि तभी मैंने देखा कि एक नल जो था वो टूटा हुआ था, और मैं तुरंत उसमें से निकलकर भाग निकली और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूम रही थी, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो ज़मीन में बूंद थी वो समा गई, और उसके अंदर अंदर वो जो घूम रही थी, तब वो इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। ये जो बेर का पेड़ था जहाँ पर वो उस व्यक्ति यानी कि लेखक के हाथ पर गिरी थी, वो वहाँ पहुँच गई। वह रुकी, सूर्य निकल आए, और वहाँ पर वो रुकी और सूरज निकल आया। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तभी ये कहते हुए बूंद जो थी वो देखने लगी तो सामने सूर्य निकलता हुआ दिखाई दिया। बूंद ने कहा, अब बस, हाँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आया है, और अब मुझे तुम रोक नहीं सकते, रोक के नहीं रख सकते। और ये कहते हुए उसकी बूंद जो थी वो धीरे धीरे उसका साइज़, आकार जो था छोटा होने लगा, और धीरे धीरे वो आंखों से ओझल हो गई। ये जो पाठ था रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखा गया था।